सभी दोस्तों का आज की हमारी इस वीडियो में स्वागत है। हम लोग क्लास 12th बायोलॉजी की शुरुआत किए थे और पहले चैप्टर को हम लोग देख रहे हैं। 4 वीडियो हम लोग शूट कर चुके हैं। आज जो है 5वां वीडियो जो होगा क्लास 12 के पहले चैप्टर जीवों में जनन पे हम लोग बात करेंगे। तो लास्ट वीडियो में हम लोग देखे थे कि कायिक प्रजनन क्या होता है, जिसको हम लोग कायिक प्रवर्धन के नाम से भी जानते हैं। तो उसमें हम लोग बात किए थे कि जनन की वह विधि जिसमें किसी पादप के कायिक भागों जैसे जड़, तना और पत्ती से नए पौधे का निर्माण हो जाता है, उसको हम लोग कायिक प्रजनन के नाम से जानते हैं। तो कायिक प्रजनन हम देखे थे कि 2 प्रकार का होता है, प्राकृतिक कायिक जनन और दूसरा हम लोग देखे थे कृत्रिम कायिक जनन। ठीक है, हम लोग एक छोटा सा ब्रीफ रिवीजन लेते हैं क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है जो बार बार ऑब्जेक्टिव एग्जाम में हमारे पूछे जाते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले हम लोग बात किए थे प्राकृतिक कायिक जनन के बारे में हम लोग बात किए थे। तो इसमें हम लोग बात किए थे कि कायिक जनन की वह विधि जिसमें स्वतः ही किसी पादप के कायिक भागों से क्या हो जाता है, नए पादप का निर्माण हो जाता है, उसको बोलते हैं प्राकृतिक कायिक जनन। तो इसमें हम लोग बात किए थे कि कायिक भाग क्या हो सकता है, या तो जड़ हो सकता है। इस आधार पर इसको 3 भागों में हम लोग बांटे थे। जैसे पहला हम लोग बात किए थे कि जड़ द्वारा कायिक परिवर्धन। तो बहुत से ऐसे पादप हैं जिसमें जड़ों द्वारा क्या होता है, नए पौधों का क्या हो जाता है, विकास हो जाता है। तो इसमें हम लोग एग्जाम्पल देखे थे, शकरकंद देखे थे, फिर से हम देखे थे परवल के बारे में, सतावर, डहेलिया, मूली, गाजर, यूटीसी। उसके बाद से हम लोग देखे थे कि जड़ द्वारा तना द्वारा तना द्वारा तो तना के कई सारे रूपांतरण होता है। जैसे इसमें हम लोग पहला बात किए थे, जो तना हो सकता है वो क्या हो सकता है, भूमिगत हो सकता है। ठीक है, और फिर से इसमें हम लोग देखे थे कि भूमिगत तना जो हो सकता है उसको हम लोग 4 भागों में बांटे थे। कितने भागों में बांटे थे? 4 भागों में बांटे थे। जैसे सबसे पहला कंद क्या था, कंद था। ठीक है, दूसरा था प्रकंद, तीसरा था सल्ककंद, सल्ककंद, और चौथा था जिसको हम लोग घनकंद के नाम से जानते हैं, घनकंद। ठीक है, इसमें हम लोग बात किए थे कि जैसे इसका हम लोग अंग्रेजी देखे थे, जैसे इसको क्या बोलते हैं, ट्यूबर के नाम से जानते हैं। इसको हम लोग राइजोम के नाम से जानते हैं, और इसको हम लोग बल्ब के नाम से जानते हैं, और इसको हम लोग जानते हैं कॉर्न के नाम से जानते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसका अंग्रेजी नाम हमको याद रखना है क्योंकि इसी अंग्रेजी को हिंदी में लिख करके क्वेश्चन पूछ देता है। और बस एग्जाम्पल यहाँ से इंपॉर्टेंट है। इसमें हमने आपको बताया था कि आपको क्या याद रखना है, कंद में आलू को याद रखना है। ठीक है, प्रकंद में आपको किसको याद रखना है, अदरक, हल्दी, केला, बांस, ये सब याद रखना है। फिर से इसमें हम बताए थे आपको प्याज का याद रखना है और लहसुन का याद रखना है। ठीक है, इसमें बताए थे हम इसको क्या, जिमीकंद, अरवी, ये सब बताए थे आपको। फिर से हम बताए थे कि तना क्या हो सकता है, अर्धवायु भी हो सकता है। तना क्या हो सकता है, अर्धवायु भी हो सकता है।
अर्धवायु भी हो सकता है। इसमें हम बताए थे कि अर्धवायु तना को हम लोग कितने भाग में बांट सकते हैं। जैसे हम लोग देखे थे ऊपरी भूस्तरीय, ऊपरी भूस्तरीय, ठीक है, जिसको हम लोग रनर कहे थे। ये भूमि के संपर्क में रहता है लेकिन भूमि के नीचे नहीं रहता है, ठीक है। तो इसमें हम लोग बात किए थे कि दूब घास का एग्जाम्पल याद रखना हमको। फिर से हम बात किए थे भूस्तरीय, भूस्तरीय जिसको हम लोग स्टोलन के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसमें हम लोग बात किए थे किसका, स्ट्रॉबेरी का, स्ट्रॉबेरी का बात किए थे। फिर से हम लोग बात किए थे अंतःभूस्तरीय, अंतःभूस्तरीय, इसको हम लोग बोले थे चूसक के नाम से भी जाना जाता है, शकर के नाम से भी जाना जाता है इसको। इसमें हम बात किए थे, आपको पुदीना का एग्जाम्पल याद रखना है। फिर से हम बात किए थे ये क्या हो सकता है, अंतःभूस्तरीय, भूस्तरीय का हो सकती है, भूस्तरीय का, ठीक है। इसको हम लोग ऑफसेट कहे थे। इसका एग्जाम्पल है जलकुंभी, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है जलकुंभी। या इसके एग्जाम्पल में एक और एग्जाम्पल आप नोट कर सकते हैं, पिस्टिया। तो जो ये भूस्तरीय होता है उसी के जैसा होता है, लेकिन ये जलीय पादप होते हैं, जल के सतह पर क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं। तो जलकुंभी के बारे में हम बात किए थे कि जलकुंभी को क्या कहा जाता है, बंगाल का आतंक कहा जाता है, क्योंकि जलकुंभी से बहुत ही कम समय में बहुत ही ज़्यादा नए जलकुंभी का निर्माण होता है और पूरे जल के सतह को घेर लेता है, जिसके वजह से जल में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। और ऑक्सीजन की कमी हो जाने से उसमें रहने वाले जो जलीय जीव है, जैसे मछली है या अन्य जलीय जीव, क्या होने लगते हैं, मरने लगते हैं, जिससे पानी सड़ जाता है, पानी बदबू देने लगता है। और ये हम बात किए थे कि जलकुंभी को बंगाल का आतंक कहा जाता है, क्योंकि बंगाल में क्या हुआ था, इसके मतलब पुष्प की सुंदरता के वजह से बंगाल सरकार ने इसको अपने यहाँ जलाशय में क्या किया था, रोपित किया था। लेकिन कुछ ही समय में ये क्या किया, पूरे जलाशय को घेर लिया, इसके वजह से जल में रहने वाली मछलियाँ मरने लगी और मछलियों का उत्पादन वहाँ पे कम होने लगा। क्योंकि बंगाल का क्या है, प्रमुख व्यंजन क्या है, मछली है, इस वजह से वहाँ के लोगों को परेशानी होने लगेगी, इसलिए इसको बंगाल का आतंक के नाम से जाना जाता है। इसके बाद से हम लोग बात किए थे वायुव्य तना भी इसमें आता है। तो वायुव्य तना जो है वो तो अधिकांश पादपों में क्या होता है, तना वायु में ही रहता है। तो जो कलम हम लोग लगाते हैं, कृत्रिम कायिक जनन में हम लोग देखे थे, कृत्रिम कायिक जनन में हम लोग बात किए थे कि कायिक जनन की वह विधि जिसमें, कृत्रिम कायिक जनन में हम लोग बात किए थे कायिक जनन की वह विधि जिसमें मनुष्य के हस्तक्षेप से नए पादप का निर्माण होता है, उसको बोलते हैं कृत्रिम कायिक जनन। तो यहाँ पे हम लोगों ने बात किया था कि ये जो है कृत्रिम कायिक जनन, अलग अलग तरीके से हम क्या कर सकते हैं, किसी पादप से नए पादप का निर्माण मनुष्य के द्वारा किया जा सकता है। जैसे सबसे पहले हम लोग इसमें बात किए थे कलम लगाना, कलम लगाना, कलम लगाना, जिसको हम लोग कटिंग के नाम से जानते हैं। इसमें हम लोग बात किए थे कि पेड़ पौधों की छोटी छोटी टहनियों को काटा जाता है और यह ध्यान रखा जाता है कि टहनी पर क्या हो, कलिकाएं उपस्थित हो, और उसी को हम लोग कलम के नाम से जानते हैं। और इस कलम को जब आधा मृदा में रोपित करते हैं और नियमित तौर तरीके से सिंचाई करते हैं, तो कुछ समय के बाद उससे जड़ें विकसित होती है और नए पादप का निर्माण हो जाता है। जैसे हम इसका उपयोग कर सकते हैं गुलाब में, गुड़हल में, नींबू में, अंगूर में, इन सभी पादपों में कर सकते हैं। फिर से हम लोग बात किए थे दाब प्रक्रिया के बारे में, दाब प्रक्रिया के बारे में। इसमें हम बात किए थे कि ऐसा कृत्रिम कायिक जनन जिसमें किसी पौधे के तना को मृदा में इस प्रकार से दबा दिया जाता है कि ताकि उसका कुछ भाग क्या रहे, वायु में रहे। ऐसा करने से और नियमित रूप से सिंचाई करने से दबे हुए स्थान से जड़ें विकसित होने लगती है और जड़ों के पूर्ण विकसित होने के बाद उसको वहाँ से अलग करके स्वतंत्र रूप से मृदा में जब रोपित कर दिया जाता है तो नए पादप का निर्माण हो जाता है। इसका उपयोग हम स्ट्रॉबेरी में कर सकते हैं, अंगूर में कर सकते हैं, या ऐसे सभी पादप जिसमें क्या होती है, तना मुलायम होती है और ज़मीन से संपर्क में रहते हैं, उसको हम क्या कर सकते हैं, इस विधि का प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग देखे थे रोपण प्रक्रिया,
रोपण प्रक्रिया में हम लोग बात किए थे कि ये एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा क्या कर सकते हैं, हम नए पौधे की किस्म को तैयार कर सकते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, किसी निम्न किस्म के पादप के स्कंद पर, स्कंद मतलब पादप के निचले वाले हिस्से पर किसी उच्च किस्म के पादप के कलम को लगाते हैं और पट्टी से बांध देते हैं, और नियमित रूप से यहाँ पे पानी डालने से क्या हो जाता है, इस स्थान पे जड़ें निकलने लगती है। तो यहाँ से कुछ समय से इसके बाद काट करके इसको मृदा में जब रोपित कर देते हैं तो एक नया पौधा विकसित होता है, जिसके फल और पुष्प तो क्या होते हैं, उच्च किस्म के होते हैं, लेकिन जो स्कंद होता है वो निम्न किस्म का होता है। इस तरीके से पादप की क्या हो जाती है, लाइफ भी बढ़ जाती है, और फल और पुष्प भी क्या होते हैं, उच्च कोटि के होते हैं। तो इसका उपयोग हम कर सकते हैं किसमें, सेब में, आम में, इन सभी पादपों में कर सकते हैं। फिर से लास्ट में हम लोग बात किए थे गूटी बांधना, गूटी बांधना। तो इसमें हमने बताया था आपको कि ये वो प्रक्रिया है जिसको हम लोग वृक्ष, वैसे वृक्ष जिसकी शाखाएं क्या हो ऊंचाई पर होती है, उस पर हम करते हैं। इस प्रक्रिया में हम क्या करते हैं, किसी चाकू या तेज धारदार हथियार से वृक्ष की जो शाखा है उस पर जो छिलके हैं उसको हटा दिया जाता है, वहाँ पे पट्टी बांध दिया जाता है, मिट्टी का लेप लगा दिया जाता है, और नियमित रूप से सिंचाई करने पर वहाँ से अपस्थानिक कलिकाएं निकलने लगती है, जड़ों का विकास होने लगता है। जब पूर्ण रूप से विकसित हो जाती है तो वहाँ से काट करके उसको क्या करते हैं, मृदा में रोपित कर देते हैं, जिससे नए पौधे का विकास हो जाता है। यहाँ तक हम लोग अध्ययन किए थे। तो यहाँ तक हमारा क्या हो जाता है, कायिक जनन समाप्त हो जाता है। अब हमको देखना है कायिक जनन से क्या लाभ है। ठीक है, तो आज का वीडियो जो है शुरू होगा, कायिक जनन के क्या लाभ हैं उससे हम लोग इसकी शुरुआत करेंगे। ठीक है, आज हम लोग का 5वां वीडियो है। ठीक है, ये है हम लोग का वीडियो नंबर 5, या हम बोल सकते हैं पार्ट 5। तो सबसे पहला आज का हेडिंग जो है वो है कायिक जनन से लाभ। कायिक जनन से लाभ, कायिक जनन से क्या लाभ है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो हम लोग इसके बारे में तो पढ़ चुके हैं, कायिक जनन क्या होता है, बात करते हैं इसके बारे में। जैसा कि हम लोग बात किए थे, कायिक जनन में क्या होता है, एक ही पौधे से नए पौधे का विकास होता है। ठीक है, और कृत्रिम कायिक जनन द्वारा किसी पौधे के, जैसे हम लोग बहुत से प्रोसेस देखे, कलम लगाना, दाब लगाना, तो ये विधि जो है ना, कृत्रिम कायिक जनन या कायिक जनन, किस तरह के पादपों के लिए उपयोगी है। जैसे जो बीज रहित पादप हैं, वैसे पादप जिसमें बीज का निर्माण नहीं होता है, जैसे केला हो गया, केला में बीज नहीं पाया जाता है। ठीक है, अंगूर में बीज नहीं पाया जाता है, वो अंगूर, जैसे आजकल मार्केट में ऐसे भी अंगूर आ गए हैं, हाइब्रिड अंगूर जिसमें बीज पाए जाते हैं, बीज रहित अंगूर। ठीक है, या अनानास हो गया, इसमें बीज नहीं पाए जाते हैं। या बहुत से ऐसे पादप हैं जिनके बीजों में अंकुरण क्षमता कम होती है, उनके उत्पादन के लिए भी कायिक जनन क्या है, महत्वपूर्ण है। इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, जिनकी अंकुरण क्षमता मान लीजिए 2 साल 3 साल में पौधे अंकुरित हो रहे हैं, उसको हम क्या कर सकते हैं, कायिक जनन के द्वारा बहुत कम समय में ही क्या कर सकते हैं, उगा सकते हैं। तो सबसे पहला जो हो जाएगा इसमें पॉइंट, कायिक जनन के द्वारा बीज रहित पादपों
अथवा ऐसे पादप जिनके जिनके बीजों की अंकुरण क्षमता बहुत कम होती है, उनका उत्पादन आसानी से किया जा सकता है, आसानी से किया जा सकता है। ठीक है, इसमें एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे, जैसे क्या हो जाएगा, केला हो जाएगा, अंगूर हो जाएगा, अनानास हो जाएगा, ठीक है, ईटीसी। पहला लाभ तो ये हो गया। दूसरा लाभ क्या हो सकता है कि ये जो है नो जनन की सबसे सरल विधि है, जिसके द्वारा कम समय में ही बहुत से पादपों का निर्माण किया जा सकता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दूसरा हम लोग देखते हैं, यह जनन की सबसे सरल विधि है, जिसके द्वारा कम समय में ही अधिक अधिक पादपों को उगाया जा सकता है। कम समय में ही अधिक पादपों को उगाया जा सकता है। तीसरा हम लोग बात करेंगे, हम आपसे शुरू में ही बात किए थे, कायिक जनन क्या है, वास्तव में अलैंगिक जनन है। क्योंकि इसमें क्या होता है, एक ही जनक भाग लेता है और जो नया पौधा उत्पन्न होता है वो किसके तरह होता है, बिल्कुल अपने जनक पौधे के समान होता है, आनुवांशिक रूप से और बाह्य आकारकी से। तो इसका मतलब जो इसमें नया पादप जो उत्पन्न होता है वो आनुवांशिकी और बाह्य आकारकी में अपने जनक पादप के समान होता है। इसलिए पादप के अच्छे लक्षणों को लंबे समय तक इसके द्वारा सुरक्षित रखा जा सकता है। लिखेंगे, इस विधि से उत्पन्न पादप आनुवांशिकी एवं आकारकी में अपने जनक पादप के समान होता है। अतः अपने जनक पादप के समान होता है, अतः इसके द्वारा पादप के अच्छे लक्षणों को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। ठीक है,
ये सब क्या है, इसके लाभ हैं। अब हम देखते हैं कायिक जनन से क्या हानियां हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हेडिंग लगाएंगे कायिक जनन से हानियां। देखिए, तो हम लोग बात किए थे कि कायिक जनन से जो उत्पन्न संतान है वो अनुवांशिकी और आकारकी में अपने जनक पादप के समान होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इससे नए प्रजाति के पादप को उत्पन्न नहीं किया जा सकता है। इसमें विभिन्नता उत्पन्न नहीं होती है, बिल्कुल अलैंगिक जनन के समान है। इसमें विभिन्नता नहीं उत्पन्न होगी तो पादपों का विकास नहीं होगा और पादपों की नई जातियों की भी उत्पत्ति नहीं होगी। इसमें विभिन्नता नहीं उत्पन्न होती है, इसमें विभिन्नता नहीं उत्पन्न होती है, अतः पादपों का विकास नहीं होता है। ठीक है, पादपों का विकास नहीं होता है और साथ ही साथ क्या होता है, इससे जो उत्पन्न पादप है उनकी उत्पादन क्षमता क्या होती जाती है, कम होती है। तो दूसरा लिखेंगे, इससे उत्पन्न पादपों की उत्पादन क्षमता एवं रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है। ठीक है, तीसरा हम लोग बात किए थे कि इससे जो उत्पन्न पादप है वो आनुवांशिक रूप से क्या होता है, अपने जनक पादप के समान होता है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर किसी पादप में आनुवांशिक रोग है और उससे जो कायिक जनन से पादप उत्पन्न होगा उसमें भी क्या होगा, आनुवांशिक रोग होगा। तो ये क्या है, इसका हानि है। ठीक है, तो लिखते हैं, इस विधि से उत्पन्न पादप आनुवांशिक रूप से जनक पादप के समान होता है, अतः अतः आनुवांशिक रोग भी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं। ठीक है, तो ये रहा इससे क्या हानि। स्क्रीनशॉट लीजिए, हो गया होगा। ठीक है, तो हम लोग जनन की दो विधियों का अध्ययन कर चुके हैं, अलैंगिक जनन और कायिक जनन। जो तीसरी विधि है और सबसे महत्वपूर्ण विधि है जिसका हमको आगे के क्लासों में भी अध्ययन करना है, लैंगिक जनन का ही बात अब हम आगे करेंगे। ठीक है, तो इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है लैंगिक जनन।
सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है? लैंगिक जनन। तो तीसरी विधि जो है लैंगिक जनन। ठीक है। लैंगिक जनन जैसा कि नाम से स्पष्ट है। अच्छा, काट काट दो उसको। काट दो, इसे क्या करना है, दो वीडियो डाला जाए।